इंडिया की बायोफ्यूल जर्नी लगभग 2 दशक पहले स्टार्ट हुई थी, जिसमें पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2001 में। तो इस मूव से बेनिफिट किसको मिला? अब सवाल आता है, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया ही क्यों? लेकिन एक आम आदमी, उसे एग्जैक्टली क्या मिला? यही सवाल आज सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि एक्सपर्ट्स ने E20 को लेकर क्या ऑब्जर्वेशंस, स्टडीज़ और रिकमेंडेशंस दी थी। जो बाइक्स और कार्स अप्रैल 2022 से पहले मैन्युफैक्चर हुई थी, तो इसका खर्चा कौन बियर करेगा? ये ट्रायल्स एग्जैक्टली कितने इंटेंसिव थे, कितने किलोमीटर्स चले, कितनी व्हीकल्स टेस्ट हुई और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी कितनी इवेल्युएट हुई? नीति आयोग की रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है, 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है। हाई मॉइस्चर और क्लोराइड कंटेमिनेशन को लेकर कंसर्न्स रेज किए थे। मुझे लगता है पब्लिक ट्रस्ट तभी बढ़ेगा जब फैक्ट्स ओपनली शेयर होंगे। एक सिंपल सा सवाल, अगर E20 पेट्रोल इतना ही खराब है तो गवर्नमेंट ने इसे पूरे देश का स्टैंडर्ड फ्यूल क्यों बना दिया? और अगर गवर्नमेंट एंड ऑयल कंपनीज कह रही है कि E20 साइंटिफिकली टेस्टेड है और सेफ भी है, तो सोशल मीडिया पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? कोई कह रहा है माइलेज कम हो गया, कोई इंजन डैमेज का क्लेम कर रहा है, कोई फ्यूल चॉइस की मांग कर रहा है। और अब तो डिस्कशन सिर्फ E20 तक सीमित नहीं है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूल क्वालिटी और कंटेमिनेशन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, जबकि गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज का कहना है कि रिटेल फ्यूल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सप्लाई किया जा रहा है। तो आखिर सच क्या है? प्रॉब्लम E20 फ्यूल में है या इम्प्लीमेंटेशन, फ्यूल क्वालिटी और कम्युनिकेशन में? मैं पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, नीति आयोग के रिकमेंडेशंस और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के स्टेटमेंट्स, कंज्यूमर्स के एक्सपीरियंसेस सब पढ़ रहा था। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस टॉपिक को सिर्फ E20 अच्छा है या E20 खराब है बोलकर एक्सप्लेन करना ठीक नहीं होगा। इसलिए आज की वीडियो में ना मैं किसी की साइड लूँगा, ना किसी को गलत बोलूँगा। हम सिर्फ फैक्ट्स रखेंगे, गवर्नमेंट क्या कहती है, कंज्यूमर क्या फील कर रहे हैं, और एंड में डिसीजन आप खुद लीजिए। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन यानी कि पेट्रोल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो इंडिया में मेनली शुगर केन, मेज़ यानी मक्का और राइस और कुछ दूसरे एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक से बनाया जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, इंडिया ने E20 एक ही दिन में इम्प्लीमेंट नहीं किया। इंडिया की बायोफ्यूल जर्नी लगभग 2 दशक पहले स्टार्ट हुई थी, जिसमें पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2001 में, E5 रोल आउट हुआ था 2006 में और 2022 में E10 नेशन वाइड स्टैंडर्ड बना था। E20 का भी फेज रोल आउट स्टार्ट हुआ था फरवरी 2023 में और अप्रैल 2025 से E20 देश का स्टैंडर्ड पेट्रोल बन गया। गवर्नमेंट के मुताबिक इंडिया ने 20% ब्लेंडिंग का टारगेट अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन की जगह, जो कि 2030 थी, उससे लगभग 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। और शायद ये भी एक वजह है जिसने कंज्यूमर्स के मन में कन्फ्यूजन या फिर डाउट क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। E20 मटेरियल कंप्लायंट व्हीकल और E20 फुल्ली ट्यून्ड व्हीकल्स में फ़र्क होता है। ये दोनों एक ही चीज़ें नहीं हैं। E20 कंपैटिबल का मतलब है फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइंस, सील्स, रबर कंपोनेंट्स और फ्यूल सिस्टम E20 को सेफली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन E20 फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड व्हीकल्स में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग भी E20 के हिसाब से ट्यून की गई होती है, ताकि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बेटर ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। और इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को भी ट्रांजिशन के लिए टाइम दिया गया। अब सवाल ये है, अगर इतनी प्लानिंग, टेस्टिंग और फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन है, तो फिर कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई? चलिए अब देखते हैं गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव और समझते हैं कि E20 के पीछे एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था। अब सवाल आता है, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया ही क्यों? देखिए, अगर हम सिर्फ एक राइडर
या कार ओनर की तरह सोचें तो शायद E20 का लॉजिक तुरंत समझ ना आए। लेकिन अगर हम देश के पर्सपेक्टिव से देखें तो पिक्चर थोड़ी अलग नज़र आती है। सबसे पहला रीज़न इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करना। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, और जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल्स की प्राइसेस बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी और इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर पेट्रोल में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इथेनॉल ब्लेंड किया जाए तो धीरे धीरे इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर से डिपेंडेंसी कम हो सकती है और एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत हो सकती है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि फार्मर्स के लिए नया मार्केट क्रिएट करना। इथेनॉल सिर्फ शुगर केन से ही नहीं, आज मेज़, डैमेज्ड फ्रूट ग्रेन्स और दूसरे अप्रूव्ड फीडस्टॉक से भी बनाया जा रहा है। इससे फार्मर्स को एक एडिशनल मार्केट मिलता है, एडिशनल डिमांड मिलती है और इथेनॉल प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश की जा रही है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है क्लीनर फ्यूल और लोअर एमिशंस की तरफ जाना। अब इसी वजह से इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं गिनाए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीति आयोग की रोड मैप ने यह भी एक्सेप्ट किया था कि इथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए व्हीकल्स में फ्यूल इकोनॉमी पर हल्का इम्पैक्ट आ सकता है। अब इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को भी ट्रांजिशन के लिए टाइम दिया गया। पहले E20 कंपैटिबल व्हीकल्स लॉन्च हुए और फिर ग्रेजुअली E20 ऑप्टिमाइज्ड इंजन्स मार्केट में आए। यानी गवर्नमेंट का कहना है कि यह डिसीजन ओवरनाइट नहीं था, इसके पीछे रोड मैप भी था, टेस्टिंग भी थी और फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन भी था। तो इस मूव से बेनिफिट किसको मिला? और अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन 3 स्टेक होल्डर्स को मिलता नज़र आता है। पहला है गवर्नमेंट, क्योंकि इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर से डिपेंडेंसी कम हो रही है, जो कि हमारी एक नेशनल प्रायोरिटी है। दूसरा है फार्मर्स, क्योंकि इथेनॉल के लिए क्रॉप्स की डिमांड बढ़ती है। तीसरा है शुगर मिल्स और इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट आज क्रिएट हो रहा है। और अगर ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होती है तो अल्टीमेटली इंडिया को भी एनर्जी सिक्योरिटी का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर क्वेश्चन शुरू होता है। चलो मान लिया कि गवर्नमेंट को बेनिफिट है, फार्मर्स को भी बेनिफिट है, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट है, लेकिन एक आम आदमी जो कि बाइक या कार ओनर है, उसे एग्जैक्टली क्या मिला? यही सवाल आज सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। और इसीलिए अब देखते हैं कि कंज्यूमर्स किस बात को लेकर परेशान हैं और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी आखिर शुरू कहाँ से हुई। अब तक हमने समझा कि गवर्नमेंट E20 को प्रमोट क्यों कर रही है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इससे पहले हम कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव देखें। चलिए देखते हैं नीति आयोग रिपोर्ट क्या कहता है। इसीलिए अब चलिए डायरेक्टली नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं और समझते हैं कि एक्सपर्ट्स ने E20 को लेकर क्या ऑब्जर्वेशंस, स्टडीज़ और रिकमेंडेशंस दी थी। यह एक बहुत बड़ा 72 पेज का रिपोर्ट है। हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करेंगे। नीति आयोग रिपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। E20 कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था, इसके ऊपर इंडिया में काफ़ी पहले से रिसर्च चल रही थी। 2014-15 में ARAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी ऑन रोड चल रही व्हीकल्स के ऊपर E20 फ्यूल टेस्ट की सूटेबिलिटी टेस्ट की थी। स्टडी में एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। मेटल और मेटल कोटिंग्स पर कोई मेजर इशू नहीं मिला, लेकिन कुछ प्लास्टिक और रबर पार्ट्स कंपोनेंट्स पर इम्पैक्ट ज़रूर ऑब्जर्व हुआ, जिसका मतलब था कि फ्यूचर व्हीकल्स में मटेरियल अपग्रेड्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा कुछ व्हीकल्स में फ्यूल इकोनॉमी एवरेज 6% तक रिड्यूस्ड हुआ। लेकिन गुड न्यूज़ ये थी कि स्टार्टेबिलिटी और ड्राइवेबिलिटी टेस्ट में सभी व्हीकल्स ने सक्सेसफुली पास किया, मतलब गाड़ी स्टार्ट होने या चलने में कोई मेजर इशू ऑब्जर्व नहीं हुआ।
लेकिन यहाँ एक सवाल ज़रूर बनता है, ये ट्रायल्स एग्जैक्टली कितने इंटेंसिव थे, कितने किलोमीटर्स चले, कितनी व्हीकल्स टेस्ट हुई और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी कितनी इवैल्यूएट हुई। नीति आयोग रिपोर्ट में इस लेवल की डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। रिसर्च ने तो बता दिया कि E20 से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगले सेक्शन में E20 व्हीकल्स कंपैटिबिलिटी पे बात करते हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, 2021 की नीति आयोग रिपोर्ट ने उस टाइम इंडिया में जो बाइक्स और कार्स मैन्युफैक्चर हो रही थी उनके इंजन्स प्राइमरीली E5 के लिए डिज़ाइन किए गए थे और उनके रबर पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स और फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स E10 फ्यूल कंपैटिबल थे। मतलब सिंपल, उस टाइम पे मेजॉरिटी व्हीकल्स E20 रेडी नहीं थी। उनको E20 रेडी करने के लिए डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। इसीलिए रिपोर्ट में एक रोड मैप दिया गया। अप्रैल 2022 E20 मटेरियल कंप्लाइंट व्हीकल्स लाने का टारगेट था, यानी फ्यूल पाइप, सील्स, रबर, प्लास्टिक पार्ट्स E20 को टॉलरेट कर सके। अप्रैल 2023 में E20 इंजन ट्यूनिंग के साथ E20 मटेरियल डेवलपमेंट व्हीकल्स रोल आउट करने की रिकमेंडेशंस दी गई। ये व्हीकल्स 10 से 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को टॉलरेट कर सकती थी, लेकिन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अब भी E10 पर ही मिलेगी। अप्रैल 2025 में टारगेट था कि E20 फुल्ली ट्यून्ड व्हीकल्स लॉन्च करने का, जिनके इंजन की कैलिब्रेशंस E20 फ्यूल के हिसाब से हो और जो E20 पर बेस्ट परफॉर्मेंस दे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, जो बाइक्स और कार्स अप्रैल 2022 से पहले मैन्युफैक्चर हुई थी और जिनमें से बहुत से व्हीकल्स आज वारंटी के बाहर भी है, अगर E20 की वजह से फ्यूचर में फ्यूल सिस्टम या रबर कंपोनेंट्स में एक्स्ट्रा वियर या मेंटेनेंस आता है तो इसका खर्चा कौन बियर करेगा। और जब आज भी इंडिया की रोड पर चलने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ 2022 से पहले मैन्युफैक्चर हुई है, तो उन लाखों करोड़ों व्हीकल ओनर्स के मेंटेनेंस का क्या होगा। ये एक प्रैक्टिकल कंसर्न है जिसका आंसर हर कंज्यूमर को समझना चाहिए। अब हमें समझ आ गया कि E20 कंपैटिबल व्हीकल्स का रोल आउट कैसे प्लान किया गया था, लेकिन एक आम व्हीकल ओनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए देखते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट कंज्यूमर इम्पैक्ट के बारे में क्या कहती है। अब बात करते हैं E20 फ्यूल के कंज्यूमर इम्पैक्ट की। सबसे पहला पॉइंट है फ्यूल एफिशिएंसी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर पुरानी व्हीकल्स में E20 फ्यूल यूज़ किया जाए तो माइलेज में ड्रॉप देखने को मिलेगा। पुरानी 4 व्हीलर्स में लगभग 6 से 7%, पुरानी 2 व्हीलर्स में 3 से 4% तक माइलेज रिड्यूस हो सकता है। लेकिन जो नए E20 कंपैटिबल व्हीकल है उनमें ये डिफरेंस सिर्फ 1 से 2% के आसपास रह जाता है। अब दूसरा पॉइंट है स्टार्टेबिलिटी। टेस्टिंग के दौरान E20 फ्यूल्स के साथ व्हीकल्स को हॉट और कोल्ड दोनों कंडीशंस में टेस्ट किया गया। रिजल्ट था कि कोई मेजर स्टार्टिंग इशू, स्टॉलिंग या ड्राइवेबिलिटी प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं हुई। तो प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि E20 का इम्पैक्ट असेसमेंट 2021 में माइलेज इम्पैक्ट असेस किया गया था। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंस देखिए, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये नीति आयोग की रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25 रिपोर्ट जून 2021 के एनेक्चर डी इनपुट्स फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पेज 60 पॉइंट्स 4 और 6 में मेंशन है। यहाँ सैम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने गवर्नमेंट को 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी। पहली रिकमेंडेशन ये थी कि एग्जिस्टिंग व्हीकल ओनर्स के लिए E10 पेट्रोल की अवेलेबिलिटी कंटिन्यू रहनी चाहिए ताकि ओल्डर व्हीकल्स को प्रोटेक्शन मिल सके। और दूसरी रिकमेंडेशन ये थी कि एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को E20 कंपैटिबल बनाने के लिए रेट्रोफिट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में व्हीकल वेरिएंट्स, कंपोनेंट डिज़ाइंस और रेट्रोफिट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि 2021 में इंडस्ट्री की तरफ से दी गई इन रिकमेंडेशंस को फाइनल इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह से एड्रेस किया गया। अगर कोई अल्टरनेट स्ट्रैटेजी या टेक्निकल जस्टिफिकेशन था तो वो भी पब्लिक डोमेन में क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ मेरी बात मत मानिए, ये रिपोर्ट खुद पढ़िए
मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं किसी पॉइंट को गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। हेल्दी डिस्कशंस और फैक्ट बेस्ड कॉन्वर्सेशन ही हम सबको सही इन्फॉर्मेशन तक पहुँचाएगी। गवर्नमेंट का विजन समझ आ गया, नीति आयोग की रिपोर्ट भी देख ली और इंडस्ट्री की रिकमेंडेशंस भी समझ ली। अब बारी है उस पर्सपेक्टिव की जो हर व्हीकल ओनर के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। E20 का इम्पैक्ट आखिर हमारी जेब पर और हमारी गाड़ी पर कितना पड़ेगा। चलिए कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव को डिकोड करते हैं। तो अब तक हमने गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझा, अब बात करते हैं हम सब की जो रोज़ बाइक या कार चलाते हैं। सच कहूँ, आज ज़्यादातर कंज्यूमर्स E20 के अगेंस्ट नहीं है। वो क्लैरिटी चाहते हैं और उनके कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला कंसर्न माइलेज। ये कंसर्न नया नहीं है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए थियोरेटिकली और टेस्टिंग में भी कुछ व्हीकल्स में फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम हो गई है। गवर्नमेंट भी मानता है कि E20 पर कुछ व्हीकल्स में फ्यूल एफिशिएंसी में डिफरेंस नज़र आ सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये डिफरेंस हर व्हीकल में अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि ड्राइविंग कंडीशंस, ड्राइविंग स्टाइल, इंजन ट्यूनिंग, ट्रैफिक, लोड और व्हीकल का मेंटेनेंस भी। और इसीलिए एक यूट्यूब वीडियो के ओनर एक्सपीरियंस को सब व्हीकल्स पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन नीति आयोग ने माना है कि 3 से 6% का डिफरेंस नज़र आ सकता है। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, ये दूसरा कंसर्न है। लॉन्ग टर्म ओनरशिप। आज E20 नेशन वाइड स्टैंडर्ड बने हुए ज़्यादा साल नहीं हुए। टेस्टिंग अपनी जगह है, लेकिन एक कंज्यूमर का सवाल भी बिल्कुल जेन्युइन है। लैब टेस्टिंग और रियल टेस्टिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है। 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, हेवी ट्रैफिक, पुअर रोड कंडीशंस, डस्ट, डिफरेंट फ्यूल स्टेशंस और लाखों किलोमीटर्स की यूजेज। 5 या 10 साल बाद एक्चुअल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन आज भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, क्या प्रॉब्लम E20 में है या फिर फ्यूल क्वालिटी में? और यहाँ से शुरू होती है रीसेंट कंट्रोवर्सी। पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट सामने आए हैं कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने प्राइवेटली कुछ E20 फ्यूल सैंपल्स में हाई मॉइस्चर और क्लोराइड कॉन्टेमिनेशन को लेकर कंसर्न्स रेज किए थे। इंडस्ट्री बॉडी सायम ने भी एक कम्युनिकेशन भेजा था, लेकिन बाद में उसे विड्रॉ करते हुए कहा कि डेटा और वैलिडेट करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का कहना है कि उन्होंने नेशन वाइड रिटेल फ्यूल की टेस्टिंग की और उन्हें वाइड स्प्रेड कॉन्टेमिनेशन का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। उनका कहना है कि रिटेल आउटलेट्स पर सप्लाई किया जा रहा फ्यूल प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। तो आज डिस्कशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि E20 सही है या गलत। डिस्कशन ये भी है, क्या इशू इथेनॉल ब्लेंड का है या कहीं फ्यूल क्वालिटी, स्टोरेज और हैंडलिंग का। और ऑनेस्टली ये इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक वैलिडेशन का सब्जेक्ट है, इसीलिए किसी भी साइड पर जल्दी कंक्लूजन निकलना सही नहीं होगा। और अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर व्हीकल ओनर के दिमाग में है। जब इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात शुरू हुई थी तो बहुत लोगों को लगा था कि इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगी तो शायद पेट्रोल की प्राइसेस में भी कभी ना कभी इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आज पेट्रोल पंप पर प्राइस में कोई ऑब्वियस डिफरेंस नज़र नहीं आता। अब हो सकता है कि इसके पीछे इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस या कोई और दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल सस्ता होना ही चाहिए था, लेकिन एक आम कंज्यूमर का सवाल भी बिल्कुल वैलिड है। अगर हम E20 यूज़ कर रहे हैं और अगर कुछ लोगों को माइलेज कम फील हो रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो व्हीकल ओनर को डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिला। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स आखिर चाहते क्या हैं। मुझे पर्सनली लगता है ज़्यादातर कंज्यूमर्स E20 को अपोज नहीं कर रहे। वो सिर्फ बेसिक चीज़ें चाहते हैं। क्लियर कंपैटिबिलिटी इंफॉर्मेशन, बेटर फ्यूल क्वालिटी मॉनिटरिंग, लॉन्ग टर्म रियल वैलिडेशन डेटा और
ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जो कि सबसे ज़रूरी है। और कुछ लोग फ्यूल चॉइस की भी डिमांड कर रहे हैं, जैसे प्योर पेट्रोल, E10 या E20। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि नेशन वाइड मल्टीपल फ्यूल ग्रेड्स को मेंटेन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसीलिए फ़िलहाल E20 ही स्टैंडर्ड फ्यूल रहेगा। तो अब तक हमने गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी देखा और कंज्यूमर्स के कंसर्न भी समझ लिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अगर इथेनॉल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है तो उसे बनाने के लिए कितना पानी लगता है, और क्या फ्यूचर में एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ वाटर सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट चैलेंज बन सकती है। इसी बोनस पॉइंट के साथ चलिए पार्ट 4 में मिलते हैं। बोनस पॉइंट, द वाटर क्वेश्चन। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। हम सब एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल कम करने की बात करते हैं, क्लीनर फ्यूल की बात करते हैं, लेकिन एक और रिसोर्स है जिसकी इम्पोर्टेंस आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है, और वो है वाटर। इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर एक कंसर्न ये भी रेज किया जाता है कि कुछ फीड स्टॉक स्पेशली शुगर केन काफ़ी वाटर इंटेंसिव होते हैं। इसकी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इथेनॉल पॉलिसी को एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ वाटर सस्टेनेबिलिटी और क्रॉप प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इथेनॉल सिर्फ शुगर केन से नहीं, मेज़, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स और दूसरे अप्रूव्ड फीड स्टॉक से भी बनाया जा रहा है। और पॉलिसी का फोकस धीरे धीरे लेस वाटर इंटेंसिव फीड स्टॉक्स की तरफ भी बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है ये डिबेट कितना पानी लगता है से ज़्यादा फ्यूचर में हम एनर्जी सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी का बैलेंस कैसे बनाएंगे, इस बात पर होनी चाहिए। माय टेक। अब बात करता हूँ अपने पर्सनल ओपिनियन की। मुझे लगता है E20 को सिर्फ हीरो या विलन बनाना सही नहीं होगा। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव समझ आता है, इंपोर्ट बिल कम करना, फार्मर्स को सपोर्ट करना, रिन्यूएबल फ्यूल की तरफ बढ़ना, ये सब देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट गोल्स हैं। लेकिन कंज्यूमर्स के क्वेश्चंस भी इक्वली जेन्युइन है। माइलेज, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, फ्यूल क्वालिटी, इम्पैक्ट ऑन ओल्ड व्हीकल्स, ट्रांसपेरेंसी और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिला। अगर पॉलिसी देश के लिए अच्छी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से होना चाहिए। फ्यूल क्वालिटी हर पेट्रोल पंप पर कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और अगर कोई इशू आता है तो उसका रूट कॉज साइंटिफिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, और कंज्यूमर्स को टाइमली और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। रीसेंट कंट्रोवर्सी ने भी ये दिखाया कि डिबेट सिर्फ इथेनॉल ब्लेंड की नहीं, फ्यूल क्वालिटी और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी है। गवर्नमेंट बैक टेस्टिंग और ऑयल कंपनीज का कहना है कि रिटेल E20 प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, जबकि कुछ इंडस्ट्री डिस्कशंस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पर जोर दिया है। मुझे लगता है पब्लिक ट्रस्ट तभी बढ़ेगा जब फैक्ट्स ओपनली शेयर होंगे। मैं इस वीडियो को एक डिबेट नहीं, एक डिस्कशन बनाना चाहता हूँ। मैं ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ, ना ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो भी पॉलिसी हो उसका बेनिफिट देश को भी मिले और कंज्यूमर को भी क्लियरली समझ आए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कल गवर्नमेंट आपसे फीडबैक मांगे तो आप E20 पॉलिसी में क्या बदलाव सजेस्ट करेंगे? क्या आप फ्यूल चॉइस चाहेंगे, बेटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, या फिर आपको लगता है कि करंट पॉलिसी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है? और एक रिक्वेस्ट, कमेंट में सिर्फ अपने ओपिनियन मत लिखिए, अपने रियल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिए। आप कौन सी बाइक या कार चलाते हैं, मॉडल
ईयर क्या है, कितने किलोमीटर से आप E20 यूज़ कर रहे हैं, माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस फील हुआ। हो सकता है इस वीडियो के कमेंट्स ही हज़ारों राइडर्स और कार ओनर्स के लिए सबसे ऑथेंटिकेट एक्सपीरियंस डेटाबेस बन जाए। अगर आपको मोटो टॉर्क पर ऐसे फैक्चुअल, बैलेंस्ड और टेक्निकल डिस्कशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूं संदीप और मिलते हैं नेक्स्ट राइड और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक राइड सेफ, राइड इन्फॉर्म्ड और अपनी मशीन को समझ कर राइड कीजिए। जय हिंद।